लेट्स माइक सारा दिन में आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं अनंत मिश्रा। आज बात बड़ी खबर की, वही बड़ी खबर जो कल से पूरी दुनिया में छाई हुई है। जी हाँ, मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से न सिर्फ मध्य पूर्व के देश चिंतित हैं, बल्कि पूरी दुनिया इसको लेकर एक आशंका के दौर से गुजर रही है। दोनों देश इजराइल और ईरान आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। क्यों? जाहिर है, जो आज के कारण हैं, तात्कालिक परिस्थितियां हैं, वो सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जमाने में इजराइल और ईरान बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे? जी हाँ, 1964 में एक फिल्म आई थी संगम, राज कपूर, वैजंतीमाला और राजेंद्र कुमार। उसका एक गाना था, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। तो एक जमाने के बहुत कट्टर दोस्त इजराइल और ईरान एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? आज हम जो खबर है युद्ध की, तनाव की, मिसाइल्स की, इससे अलग हट के बात करते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। दो जो अच्छे दोस्त थे वो दुश्मनी में क्यों बदल गए। ध्यान होगा आपको, 1948 मई का महीना, इजराइल को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिलती है। और उस समय फिलिस्तीन में की जो जमीन थी, वहां इजराइल को यहूदियों के लिए जगह मिलती है। और उस समय उस क्षेत्र में, मध्य पूर्व में, ईरान एक बड़ी ताकत था। ईरान में शाह पहलवी का शासन था। वहां न लोकतंत्र था, न धार्मिक कट्टरता को कोई स्थान था। और ईरान एक प्रगतिशाली देश था, जहां कला भी थी, जहां संस्कृति भी थी, जहां लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलते थे। ठीक है, राज परिवार था, शाह परिवार था, उसके दुनिया के दूसरे देशों में अच्छे ताल्लुक थे। और ईरान की साख मध्य पूर्व नहीं, पूरे एशिया में उसकी एक अलग पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे, और उस समय इजराइल और ईरान, उनके बीच में बहुत अच्छा व्यापार था, बहुत दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, आदान प्रदान था, साल में आपसी बैठकें भी हुआ करती थी। ईरान इजराइल को तेल देता था, इजराइल ईरान को हथियार देता था, तो बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन धीरे 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 जब समय बढ़ा और इजराइल आज़ादी के बाद अपनी प्रगति की पथ पर आगे चलने लगा, 1967 में इजराइल ने परमाणु बम इस्तेमाल किया, उपयोग में लाया, या यूं कहें कि उसका परीक्षण किया और उसने एक परमाणु बम बना लिया। इजराइल उस चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ था। और जिन हालात में इजराइल का जन्म हुआ था 1948 से पहले के, वो हालात उस समय भी ऐसे सामान्य नहीं थे कि इजराइल को उस मध्य पूर्व में ज्यादा देशों की मान्यता मिलती। सबसे पहले तुर्की, जी हाँ, जो आज इजराइल की खिलाफत में ईरान की तरह खड़ा है, सबसे पहले तुर्की ने इजराइल को मान्यता दी एक देश के रूप में। और उसके बाद में 2-3 साल बाद में ईरान ने भी इजराइल को मान्यता दी। ये दो ही देश थे जिन्होंने इजराइल बनने के 4-5 साल के भीतर इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। 1970 का दशक आते आते ईरान में जो आंतरिक व्यवस्था थी, जो लोगों में एक शाह परिवार था जो देश के शासन चलाता था, उसको लेकर कुछ रोष पनपने लगा। वो धीरे धीरे रोष बढ़ने लगा। उस समय वहाँ धार्मिक नेता होते थे अयतुल्ला खोमेनी, जो उस समय निर्वासित जीवन ईरान से बाहर बिता रहे थे, क्योंकि शाह परिवार से उनकी बनती नहीं थी। 70 के दशक के बाद धीरे धीरे ईरान के अंदर ऐसे हालात बनने लगे कि 1979 में ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति होती है। इस क्रांति की आहट को शाह परिवार भांप लेता है और वो ईरान छोड़कर दूसरे मुल्क में शरण ले लेता है। इसके बाद
ईरान का जो शाह परिवार है, रजा पहलवी परिवार, उसने वहां पर एक अंतरिम व्यवस्था बनाई ताकि अराजकता के हालात पैदा नहीं हो, और वहां एक बख्तियार जो थे उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इस्लामिक क्रांति अपने चरम पे आती है और वो जो बख्तियार प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जो परिषद होती है वो फिर विफल हो जाती है, और 79 के बाद में अयातुल्लाह खोमेनी एक धार्मिक नेता के रूप में वहाँ उभरते हैं। उसके बाद में वहाँ ईरान में चुनाव होते हैं, कहने को राष्ट्रपति चुना जाता है, सांसद चुने जाते हैं, लेकिन सब कुछ सारा दारोमदार जो पहले शाह रजा पहलवी संभालते थे, निर्णय लेते थे, वो सारे के सारे अयातुल्लाह खोमेनी, एक उनकी सलाह परिषद होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चलती उन्हीं की थी। तो 1979 में जब खोमेनी का आ गया शासन, उसके बाद ईरान में जब अलग स्थितियां बनी, वहां पर शाह परिवार से धार्मिक शासन वहां पे आया, तो कुछ मुद्दों को लेकर इराक, जो ईरान का पड़ोसी है, और इराक भले ही ईरान से छोटा हो जनसंख्या में और क्षेत्रफल में, लेकिन कई मुद्दों पर इजराइल में उस समय सद्दाम हुसैन वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और धीरे धीरे उनमें इतनी टकराव बढ़ा कि दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। 1980 में शुरू हुआ ये युद्ध, लगभग 8 साल चला। 1988 तक दोनों देशों की तरफ से भीषण आगजनी, गोलीबारी, और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो अलग अलग पालों में बट गए। लेकिन उस समय भी इजराइल ने ईरान को मदद की, सीधे मदद भले ने की हो, लेकिन अमेरिका इजराइल को हथियार देता था और वही हथियार इजराइल ईरान को देता था। तो कहने का मतलब यह है कि जो मध्य पूर्व में उस दौर के अंदर जब युद्ध हुआ और उसके बाद में इराक की ऐसी स्थिति हुई कि वो अमेरिका से वहाँ हथियार, रासायनिक हथियार को लेके अमेरिका को शक हुआ, और जो छापा पड़ा वो दूसरा एक मुद्दा है, दूसरा विषय है। लेकिन कुल मिला के इराक वहाँ पे ख़त्म हो गया धीरे धीरे, और सद्दाम हुसैन को भी फांसी लगी। उसके बाद में मध्य पूर्व, पूरे जो एशिया है उसमें ईरान का दबदबा बढ़ने लगा, और ईरान को ये लगने लगा कि दुनिया में अगर अपनी ताकत दिखानी है तो हमको भी परमाणु हथियार, परमाणु बम बनाना पड़ेगा या बनाना चाहिए। इजराइल उस समय बना चुका था, और इसी मुद्दे को लेकर जो हथियारों की जो टकराहट थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, मध्य पूर्व में लीडर कौन हो, इसको लेकर धीरे धीरे इजराइल और ईरान के बीच खटखट शुरू हुई। कह सकते हैं कि 1991 जब गल्फ वार खत्म हो गया, उस समय इन दोनों के बीच में युद्ध, जो हालात थे दोस्ती के, वो धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। और जब दूरियां बढ़ने लगी तो इजराइल को भी लगा कि ईरान जो उसका इतना अच्छा दोस्त है, अगर वो अलग हो जाता है, जो ताकत है एक बड़ी ताकत, तो इजराइल को अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से अमेरिका इजराइल के साथ शुरू से था, लेकिन फिर भी तात्कालिक जो परिस्थितियां होती हैं, वहाँ की राजनीतिक भौगोलिक परिस्थितियां, उसमें इजराइल को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए एक नई राह पकड़नी थी। तो दोनों के बीच में जब टकराव शुरू हुआ, तो टकराव में ईरान को भी लगा, और वहाँ की जो अयातुल्लाह खोमेनी सरकार थी, जहाँ लोकतंत्र नहीं था, उनको लगा कि अब हम परमाणु बम बनाने की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, ताकि इजराइल के पास परमाणु बम है, अमेरिका के पास है, बहुत से देशों के पास है, तो हमारे पास क्यों नहीं हो। तो इजराइल और अमेरिका धीरे धीरे ईरान से दोनों की दूरियां बढ़ने लगी, और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। जो कहते हैं ना कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तो 1991 के बाद हालात ऐसे बनते गए कि यहाँ से इजराइल और ईरान के बीच में सीधा टकराव शुरू हो गया। जब इजराइल और ईरान के बीच टकराव शुरू हुआ, और उस वही दौर था लगभग जिस समय सोवियत संघ विखंडित हो गया, अलग अलग टुकड़ों में बट गया, और जो सोवियत संघ एक अमेरिका के मुकाबले एक पैरेलल ताकत होती थी, शक्ति होती थी, सुपर पावर होती थी, वो शक्ति कहीं ना कहीं विखंडित हुई जो विभाजन होने से। तो रूस एक ताकतवर देश तो रहा, लेकिन उसके पास सोवियत संघ जितनी ताकत नहीं रही। तो इजराइल जब पूरी तरह अमेरिका के खेमे में चला गया, तो ईरान के सामने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने प्रगति के रास्ते खोलने के लिए, और या यूं कहें कि परमाणु बम बनाने में सफल होने के लिए, ईरान ने रूस और चीन का साथ पकड़ लिया। उसको लगा
कि अमेरिका उसकी मदद नहीं करेगा इजराइल की वजह से, तो उसने रूस और चीन की मदद लेनी शुरू कर दी। यहां से अमेरिका और इजराइल की परेशानी बढ़ने लगी। उनको लगा कि ईरान अगर रूस और चीन के खेमे में चला गया, सीरिया पहले ही जो चीन के खेमे, रूस के खेमे में था, तो उसकी दिक्कत हो जाएगी। और धीरे धीरे फिर ईरान को लगा कि इजराइल को काबू कैसे किया जाए। इजराइल से सीधे ईरान कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, लिहाजा उसने फिलिस्तीन के अंदर जो हमास है, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है और यमन में हूती, उसने 3 अपने जो छद्म एक समूह खड़े किए। फिलिस्तीन में सरकार चलती थी, चुनी जाती थी, लेबनान में भी चलती थी। असली जो ताकत थी, असली जो समूह था, असली जो कहे के आतंककारी संगठन थे, जो हमास, हूती और हिजबुल्लाह, इनकी चलती थी। और ईरान इजराइल से सीधे लड़ाई की बजाय इन लोगों को आगे करता था। तो हमास, हिजबुल्लाह और हूती धीरे धीरे रह के कभी इजराइल पे हमला करते, कभी वहां के लोगों को मार देते, इजराइल भी उन पे वार करता, कभी पलटवार होता। और इस तरह लगभग 3 दशक से मध्य पूर्व के जो देश है उनकी कहानी यही चलती आ रही थी। अब बात शुरू होती है कि जब ईरान को लगा कि वो परमाणु बम बनाने के नजदीक पहुंच गया है, और इजराइल ने ये महसूस कर लिया, क्योंकि उसके पास जो मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है, उसको पूरी जानकारी रहती है। अच्छी ताकतवर जो दुनिया की 3-4 खुफिया एजेंसियां हैं, उसमें मोसाद का नाम आता है। मोसाद ने इजराइल के जो सत्ताधीश हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, सैन्य सलाहकार हैं, उन सबको ये चीज बता दी कि ईरान इतना यूरेनियम को संवर्धित कर चुका है कि आने वाले 6 महीने में के अंदर अंदर वो अपना परमाणु बम बना सकता है। और अगर ईरान के पास भी परमाणु बम हो जाता, तो सबसे बड़ा खतरा मध्य पूर्व में वो इजराइल के लिए था, क्योंकि 3 दशक में इनके बीच में जो कई बार खूनी संघर्ष हुए, कई बार युद्ध जैसे हालात बने, मिसाइलों का आदान प्रदान भी हुआ, लेकिन बात कहीं न कहीं जाके टल गई। तो जब कार्यक्रम तेज हो गया तो अमेरिका भी बीच में आना चाहता था। अमेरिका ने धमकी भी दी ईरान को कि आप समझौते वार्ते की टेबल पे आइए, अपना इस कार्यक्रम को रोकिए। लेकिन ईरान अमेरिका से बातचीत करने का धोखा देता रहा, और उसको लगा कि अगर हमने अमेरिका की बात मान ली तो मुस्लिम राष्ट्र में हमारी पकड़ कमजोर होगी। रूस और चीन जो हमको मदद करते हैं वो हमको अब फिर सहायता नहीं देंगे, और इजराइल के सामने हमारी स्थिति ये हो जाएगी कि हम परमाणु बम बनाने के इतने नजदीक पहुंचने के बाद भी हम परमाणु बम नहीं बना पाए। ये सब हालात जब हुए, अमेरिका को लगा कि अब नहीं होगा, और अमेरिका ने ईरान को 2 महीने की मोहलत दी थी कि 2 महीने में अगर आप समझौता कर लेते हो तो ठीक है, वरना हम आक्रमण करेंगे। अमेरिका चूंकि मध्यस्थता के इतना बड़ा सरपंच बनने का दावा कर रहा है दुनिया में, लिहाजा वो सीधे सामने आने की बजाय दिखाता अमेरिका ये रहा कि वो इजराइल को समझा रहा है, इजराइल पे रौब भी डाल रहा है कि आप बातचीत चल रही है, आप उस पर हमला नहीं करोगे। लेकिन अंदर से उसने सारे हथियार भी इजराइल को दिए, डिफेंस सिस्टम भी दिए, और एक तरीके से अमेरिका की सहमति मिलने के बाद, हरी झंडी मिलने के बाद 13 मई की सुबह जो इजराइल ने ईरान पे हमले किए, वो सब आप खबरों में पढ़ चुके हैं। आज भी पूरे दिन आपने खबरें पढ़ी होंगी कि किस तरह ईरान ने भी फिर कल रात को इजराइल पे बहुत हमले किए। उनकी कई मिसाइलों ने तेल अवीव और बड़े शहरों को वहां पे निशाना बनाया। कुछ लोग मरे भी हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। प्रतिवार इजराइल ने भी पलटवार किया, और फिर से जो 6 ठिकाने बड़े हैं जहां परमाणु संयंत्र है, उनके परमाणु बम बनने की प्रक्रिया चल रही है, यूरेनियम संबंधित यूरेनियम रखा हुआ है, वहां उन्होंने ताबड़तोड़ विमानों से और मिसाइलों से हमले किए। और ईरान के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा लोग इसमें मर गए हैं, और अनेक सैकड़ों लोग घायल होने की खबर आ रही है। नातांज जो उनका परमाणु संयंत्र जहां है, जहां बम बनाने की सबसे जो शक्तिशाली केंद्र है इसमें 6 केंद्रों में से, वहां भी जो हमला हुआ ईरान ने की परमाणु साइट पे इजराइल ने जो हमला किया, वहां कहते हैं कि जो परमाणु रिएक्शन जो है, यूरेनियम पर हमला होने से रिएक्शन शुरू हो गया है।
ये बात कहाँ तक सही है, कितनी इसका असर होगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन कल के अंक में जिस तरह हमने कहा था कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है, हालात दिखने लगे हैं। अमेरिका ने भी खुली चेतावनी दे दी है और ईरान ने भी कह दिया है कि वो आर पार की लड़ाई है, ना आप समझौता टेबल पे बातचीत होगी। वहाँ की मस्जिदों में लाल झंडे लगा दिए गए हैं। लाल झंडे का मतलब कि ईरान लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके 20 कमांडर मारे गए, साइंटिस्ट मारे गए। इसके बावजूद खोमैनी ने आनन फानन में नए सेनाध्यक्ष और नए कमांडर्स की तैनाती कर दी है। लेकिन विश्व युद्ध के हालात तो बन रहे हैं, लेकिन क्या विश्व युद्ध होगा, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद ही कोई विशेषज्ञ आज की हालत में दे सके। सिर्फ हालात ऐसे बन रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध होता है विश्व युद्ध तीसरा, तो उसके लिए रूस और चीन के संकेतों का, उनकी पहल का, और वो आने वाले 2 दिनों में 48 घंटे में क्या निर्णय लेते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि रूस और चीन को भी लग रहा है कि अगर एशिया में, मध्य पूर्व में ईरान की हार होती है तो वो सबसे ज्यादा कमजोर होंगे। रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है और जो उसको लगता था, दुनिया को लगता था कि महीने 2 महीने के अंदर यूक्रेन को खत्म कर देगा रूस, वो नहीं कर पाया। 3 साल से वहां फंसा हुआ है। यही स्थिति चीन की है कि अगर ईरान हाथ से निकल जाता है मध्य पूर्व में, जो उसके कहने में है शक्ति, तो अगर इजराइल हारता है यहाँ पे, तो इजराइल की पूरे मध्य पूर्व में चलेगी। ना फिलिस्तीन बचा है, ना लेबनान बचा है, और यमन में भी जो विद्रोही आपस में लड़ रहे हैं, यमन भी एक तरीके से खत्म हो चुका है। सीरिया भी कमजोर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मध्य पूर्व के देश हैं, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, कतर है और संयुक्त अरब अमीरात है, छोटे छोटे देश हैं। लेकिन एक नजर ये डालनी होगी कि ये देश जो है, जहां आज भी राजशाही है, वहां पर संपन्नता भी है और कभी वो युद्ध के झंझट में नहीं पड़ते। सऊदी अरब है, कतर है, जॉर्डन है, यहाँ शेखों का शासन है। इनकी अमेरिका से भी दोस्ती है, ईरान से भी दोस्ती, सबसे दोस्ती है। ये लोग ना धार्मिक कट्टरतावाद की राह पर चले और ना इन्होंने ऐसा झंडा उठाया धार्मिक कट्टरता का जिससे इनके देश पर कोई आंच आने की आशंका हो। तो कुल मिलाकर रूस, चीन अगर ईरान का साथ देते हैं खुल के, अभी तक सिर्फ उन्होंने निंदा की है, जो इजराइल ने हमला किया है उसकी निंदा की है। दूसरी तरफ अमेरिका तो इजराइल के साथ पहले से खड़ा ही है, कंधे से कंधा मिलाकर। उसने कहा भी हम हथियार भी देंगे और सारा उसको समर्थन भी देंगे। लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड, उन दोनों ने भी इजराइल के कदम का स्वागत किया है। यहाँ ये महत्वपूर्ण है देखने की बात कि एक तो शांति स्थापित करने की अपील करे, लेकिन इन दोनों देशों ने यह कहा है कि इजराइल ने अपनी आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में, जो ईरान की परमाणु साइट पे, न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया है, ये तर्क संगत है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इंग्लैंड और फ्रांस, अमेरिका, तीनों संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर वाले देश हैं और 3 देश अगर इजराइल के साथ खड़े हैं, तो अब जो 2 देश बचते हैं वो रूस और चीन है। क्या वो भी इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका की तरह, जिस तरह वो इजराइल के साथ खड़ा है, क्या वो इन साथ आने के लिए तैयार होंगे? और आएंगे तो साथ कहां तक देंगे? हथियार निश्चित रूप से दे रहे होंगे। परमाणु बम बनाने के लिए जो तकनीक होगी, जो वैज्ञानिक जो शोध के लिए जो साजो सामान उपकरण होगा, वो निश्चित रूप से चीन और रूस इनको गुपचुप में पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या वो इनकी तरफ से, जिस तरह अमेरिका ने कहा है कि मैं उसका डिफेंड करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, अपनी सेना जो उसके मध्य पूर्व में है, जो उनके बेस ठिकाने, वहां उन्होंने सैनिक और शिप, वॉरशिप, ये सब पहले ही भेज रखी है। तो अगर दोनों देश रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ आते हैं, तो जो हमने कल कहा था कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर देश खड़ा है, निश्चित रूप से अगर ये दोनों देश आगे आते हैं, कुछ संकेत देते हैं, तो निश्चित रूप से तीसरे युद्ध की शुरुआत एक तरीके से हो गई मान लीजिए। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि युद्ध तो हो जाएगा, बाद में शांति भी हो जाएगी, लेकिन इससे आम जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, हमारी आपकी जिंदगी पर इससे क्या असर पड़ेगा? तेल, क्रूड ऑयल,
जो दुनिया में हर जगह, चाहे वो स्कूटर कार चलने की बात हो, चाहे शिप चलने की बात हो, चाहे गैस जो शीत ठंडे वाले देशों के अंदर जो गैस काम आती है गर्म रखने के, चाहे तेल हो चाहे गैस हो, इनके दाम कहाँ जाएंगे? अगर 7% एक दिन के इजराइल ने जो हमला किया उससे 7-8% भाव बढ़ गए, अगर दाम उछल गए, तो अगर ये युद्ध रूस यूक्रेन की तरह चलता है या 6 महीने चलता है या 1 महीने चलता है, तो दाम कहाँ जाएंगे? रुपया डॉलर के मुकाबले कहाँ जाएगा? 84 रुपए कुछ पैसे पे डॉलर के मुकाबले रुपया आ गया था, लेकिन अभी 2 दिन के अंदर कम से कम 1 रुपया कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले। सोना कहाँ जाएगा? तो आने वाले दिन जो हैं ये कठिन जरूर हैं। और दूसरी बात ये कि रशिया हो चाहे चीन हो या अमेरिका हो, ये सीधे युद्ध में अभी तक कम उतरे हैं। यूक्रेन की एक बात छोड़ दो, लेकिन चीन ने भी लंबे सालों से और अमेरिका ने सीधे युद्ध नहीं किया है। लेकिन इजराइल, ईरान और ये लोग अगर युद्ध में लड़ते हैं तो कितने दिन तक ये अपने आप को संभाल पाएंगे? क्योंकि जो अभी युद्ध के हालात आ रहे हैं उसमें आ रहा है कि 10-10 हजार करोड़ रुपया एक एक दिन में मिसाइलों का, बम का, हवाई जहाज का और तकनीकों पे 10-10 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और इजराइल पिछले 1.5 साल से फिलिस्तीन, गाजा, लेबनान और यमन में युद्ध में उलझा हुआ है। तो अगर युद्ध होता है तो निश्चित रूप से भारत भले ही उसका पार्ट बने ना बने, किसी खेमे में खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, लेकिन जो युद्ध से हालात बनेंगे पूरी दुनिया में उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। और भारत पे पड़ेगा मतलब आपकी हमारी जेब पे पड़ेगा। तो उम्मीद ये की जाती है कि जो कुछ हुआ, ऊपर वाला दोनों पक्षों को शांति की, सद्बुद्धि का मार्ग दिखाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दुनिया के अलग अलग कोनों में जो युद्ध चल रहे हैं वो जब एक जगह आते हैं तो कहाँ ये दुनिया जाएगी, इसकी किसी को कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो दोस्त ना रहा वो दोस्त भले ही फिर से ना बन पाए, लेकिन वार्ता की टेबल आकर और इस युद्ध को समाप्त करे, यही दुनिया के हित में होगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.